तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। झमाझम बारिश हो रही है यहाँ। आ जाए सभी, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। बारिश हो रही है, बढ़िया। थोड़ा यार लेक्चर्स वगैरह को खूब शेयर करो आप लोग। आज से कोशिश करता हूँ कि मैं इवेंट पहले ही बना दिया करूँगा। लास्ट टाइम पर बनाने के चक्कर में उतने अच्छे शेयर भी नहीं हो पाता है, तो अगले दिन का इवेंट पहले ही बना दिया करेंगे, है ना। कोशिश कीजिए 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, 29 को DFCCL का एग्ज़ाम है। DFCCL में 1:4 की नेगेटिव मार्किंग है ना। आप चाहो तो 1:4 की नेगेटिव मार्किंग का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग कब हो रही है, देखो यार कब होगी। सर कल ऐश्वर्या का बर्थडे था, विश करते। कौन है? टॉपर है APPSC की। सिलेबस आ गया है पॉलिटेक्निक का, बहुत बढ़िया। QRP 123 की PDF यार मैं नहीं दे पाऊंगा। ये ESC वाले दिलीप यार, तुम्हारे पास होगी PDF रेलवे वाले सेशन की? टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, इन सबको मिल जाएगी। रामाज्ञा जी आज टाइम पर क्या, सेशन ही लेट है आज, तो आपको टाइम पर पहुंचना ही था। ठीक है। दीपक अटवाल, गुड इवनिंग सर, ज्वाइनिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। काहे इतना बड़ा ब्रेक ले लिया भैया? JPSC मेंस की भी तारीख, क्या बात है। हर तरफ एग्जाम ही एग्जाम है आपके। अब तो बढ़िया है। चलिए खैर, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत हो गई बातें, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अब पढ़ना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ वाटर परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ दैट इज सेलाइन। सेलाइन वाटर, खारा पानी कितना है? शैलेंद्र यार, दोबारा दोबारा भेजना, मैं भूल गया क्या पूछा था। मैंने एक्चुअली अभी देखा नहीं फॉर्म। जब तक फॉर्म देख नहीं पाऊंगा तब तक नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो 3% जो है वो मीठा पानी है, तो 97% क्या हो गया, खारा पानी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। खारा पानी कब होता है? जब जो सॉल्ट होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जब ये 0.3% से ज्यादा हो जाए, यानी कि 3 ग्राम पर लीटर,
अगर 3 ग्राम पर लीटर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट को तो ऐसे वाटर को हम लोग सलाइन बोलते हैं, और अगर इससे कम है बट सॉल्ट है उससे कम है तो उसको ब्रेकिस बोलते हैं। बाकी यार ये फॉर्म वगैरह के डाउट ना ग्रुप में डाला करो, है ना, सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं तो बाकियों को भी कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी फॉर्म को फिल करते समय, तो उन्होंने उसे कैसे मैनेज किया वो बता देंगे, रादर देन मुझे सेंड करने के। आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 2-2 हजार बच्चे हैं, वहां उनको पोस्ट करो अपनी क्वेरी, ठीक है, वहां सॉल्व ना हो तब बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रोल्ड फ्लडिंग इन इरिगेशन मेथड। कौन से मेथड में आपके पास कंट्रोल्ड फ्लडिंग नहीं होती है? कंटूर मेथड, रिंग बेसिन, चेक बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप। तो आंसर क्या रहेगा? कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग कहाँ होती है? पहाड़ी एरियाज में, है ना, सीढ़ीदार खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन डू नॉट यूज ओपन डिचेस फॉर वाटर डिलीवरी। Which of the following methods of irrigation do not use open ditches for water delivery? हाँ जी, क्या आंसर होगा? सब इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन, फरो इरिगेशन, चेक इरिगेशन। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सब इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन दोनों का एक ही मतलब है बेसिकली, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी जो सब सरफेस इरिगेशन होता है, जो सब सरफेस इरिगेशन होता है ये दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वाले में क्या होता है, समटाइम्स देयर मे बी ओपन डिचेस या ओपन सोर्सेस जिनके थ्रू क्या हो जाता है, आसपास की सॉइल में वाटर सीपेज के थ्रू पहुंच जाता है, सीपेज के थ्रू पहुंच जाता है। बट ट्रिकल इंटीग्रेशन में हमें 100% पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइप सिस्टम यूज करते हैं। इस तरह से जो पौधे होंगे यहाँ पर आपको ये पाइप सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इन पाइप्स के थ्रू जो प्लांट्स होंगे इनके रूट्स एरिया में वाटर डिप करके पहुंचेगा, राइट। तो हम लोग 100% श्योर बी पर टिक लगाएंगे। किस पर टिक लगाएंगे? बी पर, बिकॉज ट्रिकल इरिगेशन में आप ओपन डिचेस नहीं पाइप सिस्टम यूज करने जा रहे हो। हालांकि इस ऑप्शन को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था बट है, तब भी आप बी को यूज टिक करेंगे ना कि ए को। क्यों करेंगे वो मैंने आपको इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, वाई आंसर शुड बी बी नॉट ए। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरिड एरियाज with uneven land surface most suitable method of irrigation। ठीक है, एक तो सूखी जगह है जहां पर पानी की कमी है और अनइवन लैंड सरफेस है। हाँ, ड्रिप एंड ट्रिकल इज सेम। हाँ, ड्रिप एंड ट्रिकल इज सेम, वही तो बोले, ट्रिकलिंग फिल्टर, बूंद बूंद करके पढ़ा है ना हमने पहले भी। तो बेसिन मेथड, चेक फ्लडिंग, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना। इस तरह का देखो होगा हमारे कॉलेज वगैरह में जो घास के मैदान, मतलब जो ग्राउंड में घास वगैरह होती थी तो वहां भी स्प्रिंकलर के थ्रू पानी जो है वो दिया जाता था, स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कब मिलेगी? सरफेस इरिगेशन में, लिफ्ट इरिगेशन में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में या सब सरफेस इरिगेशन में? हाँ जी, मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी, सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन क्यों? तो पहले वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी? इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। कितना पानी आपने फील्ड को डिलीवर किया और उसमें से कितना रूट जोन में स्टोर हुआ,
अब स्प्रिंकलर वाले में क्या होगा कि कुछ ना कुछ पानी तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, हवा में अगर ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जा रहा है तो कुछ इवोपरेट हो जाएगा, सारा तो सारा पौधों की जड़ों में जाएगा नहीं, कुछ इनके पत्तों पे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पत्तों से क्या करेगा, ये इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, इवोपरेट हो जाएगा इंटरसेप्शन के थ्रू। तो यहाँ पर वाटर लॉस होगा, तो जो वाटर डिलीवर कर रहा है वो रूट जोन में नहीं जा रहा है। जबकि ड्रिप मेथड में क्या हो रहा है, वाटर सीधे कहाँ जा रहा है, जड़ में जा रहा है। तो इसमें मैक्सिमम पानी रूट जोन डेप्थ में क्या है, जितना भी हम वाटर डिलीवर कर रहे हैं उसका एक मैक्सिमम पार्ट रूट जोन डेप्थ में स्टोर हो रहा है। इसलिए जो मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होगी वो सब सरफेस इरिगेशन या आपका जो ड्रिप इरिगेशन है उसमें आपको मिलेगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुइटेबल मेथड फॉर इरिगेटिंग हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड। हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड मतलब उबड़ खाबड़ टाइप की जमीन है वहां। मोनूपाल, अच्छा, चरण चौधरी, चरण सिंह चौधरी, बढ़िया। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंकलर मेथड बेस्ट रहता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या दिक्कत है कि ऐसी जगह पर पाइप लगाने में आपको दिक्कत होगी। ड्रिप इरिगेशन के लिए आपको पाइप्स का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड में पाइप का नेटवर्क बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जबकि स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है, उतना ज्यादा पाइप वाले सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि पाइप की ध्यान भी पड़ेगी बट उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of total liquid water on earth the brackish water is। ये काफी सारे आज ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनमें आप पढ़ लोगे आपको आंसर भी सही लगेगा, लेकिन बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं, तो थोड़े से क्या होता है आंसर आपका मतलब 100% श्योर नहीं हो पाते। आफरीन जी अगर नहीं दिया है तो आप मत पढ़िए उसको, और पढ़ भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, एक बार थोड़ा बहुत मतलब रिवाइज करके चले जाइए हल्का फुल्का, क्योंकि अगर वहां नहीं आएगा तो अदर एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये ब्रेकिश वाटर क्या है, व्हाट इज ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश वाटर क्या है, ध्यान दीजिए। ब्रेकिश वाटर ऑल्सो समटाइम्स टर्म्ड ब्रेक वाटर is water occurring in a natural environment having more salinity than fresh water। मीठे पानी से खारा है बट नॉट एज मच एज सी वाटर, बस सी वाटर से कम, मतलब इसमें सॉल्ट है। तो जो फ्रेश वाटर है, जो मीठा पानी है उससे ज्यादा सॉल्ट है, लेकिन सी वाटर से क्या है, कम है। इसको हम लोग ब्रेकिश वाटर बोलते हैं। इट में रिजल्ट फ्रॉम मिक्सिंग सी वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर विद फ्रेश वाटर टुगेदर एज इन एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती है, जहां पर नदी, जहां जो नदी है, जो रिवर है वो सी से मिलती है, तो वहां पर रिवर का फ्रेश वाटर और सी का सॉल्ट वाटर जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। तो डाइल्यूशन के थ्रू क्या हो जाएगा, यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर में सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रैकिश वाटर बोल देंगे। कुछ ब्रैकिश फॉसिल एक्विफर्स होते हैं वहां भी ये मिलता है। ये एक डच रूट ब्रैक यहां से ये आया है। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी होती है मैंने बता दी, 30 ग्राम पर लीटर तक से ज्यादा अगर है तो आपका ये सलाइन वाटर होता है, यानी कि 30 ग्राम पर लीटर, यानी कि 3% हो गया। 3% से ज्यादा सॉल्ट है तो सलाइन, और 3% से कम है तो ब्रैकिश। ठीक है, अब यहां पर अब देखो 50% तो हो नहीं सकता, 97% हमारे पास क्या है, खारा पानी है। ठीक, आउट ऑफ लिक्विड वाटर ऑन अर्थ द ब्रेकिश वाटर, क्या आंसर लगाओगे यार। मैं सही बताऊं तो इसका एग्जैक्ट डेटा मुझे मिला नहीं। एक तो ये लग रहा है कि एस्टिमेट्स आर नॉट अवेलेबल, डी, क्योंकि 97% तो
97% तो क्या है आपका? शिवम क्या हाल है, आप कैसी तबीयत है? अच्छा, क्या सी वाटर को आप, अच्छा इसको अभी पहले तो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में डालो। एक बार बताओ, क्या सी वाटर को हम ब्रेकिश वाटर बोल सकते हैं? 97% तो आपका क्या है ना, सॉल्टी वाटर ही है ना, 97। ठीक है, तो वैसे टिक लगा लो आप अब 95%, लेकिन अगर 95% के ऊपर लगाओगे तो उसमें सलाइन वाटर इंक्लूड हो जाएगा, सलाइन वाटर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मिलाते हुए। ठीक, तो 95% एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक, और एक ऑप्शन इसका डी भी दिया हुआ है, एस्टिमेट्स आर नॉट अवेलेबल। तो या तो आंसर इसका ए लगाओगे और नहीं तो फिर डी लगाओगे। ठीक है, तो अभी इसको क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में रखो। इसको और देखते हैं, आप लोग भी सर्च करना। नहीं, ब्रेकिश वाटर यूज होता है बहुत सारी जगहों पर, ब्रेकिश वाटर यूज कर लेते हैं पीने के लिए जहां पानी नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में। गुड इवनिंग, रोहित भारती है, बड़े टाइम में लाइव आयो बालक तुम भी। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पीने के पानी की दिक्कत है, जहां पर पीने के पानी की दिक्कत है वहां पर क्या होता है कि ब्रेकिश वाटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें सॉल्ट है लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है। तो अभी इसको क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में रखो, अभी ये डाउटफुल है। ठीक है, अभी ये डाउटफुल है। बल्कि इनफैक्ट इसमें लिखा भी है, यहां पर देखो 95% of the water on earth is salty. In the face of fresh water shortages, many regions have no choice but to use this resource, which is most often abundant, whether it comes from seawater or brackish water, marshes, ponds, underground aquifers affected by the salt water wells, etc. ठीक है, एक्चुअली मुझे 95% पे जो डाउट हो रहा है ना, वो उसकी वजह से हो रहा है कि 97% सॉल्टी है और दोनों में क्लियर कट डिफरेंस है। ब्रेकिश वाटर में और सॉल्टी सैलाइन वाटर में क्लियर कट डिफरेंस है, वो ये कि इसमें जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्रेश वाटर से ज्यादा है और सी वाटर से कम है, यानी कि ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो इस वजह से हम इसमें डी ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि देखो, मैं अभी इस क्वेश्चन इस पर मैं 100% कोई आंसर नहीं दे रहा हूं, मैंने दोनों थॉट्स आपको विद डेफिनेशन सब कुछ आपके सामने रख दिया है और बाकी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसमें ए और डी में से कुछ भी हो सकता है, बाकी वास्तव में डेटा नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इन, पार्शियल कंजम्पटिव यूज। हाँ जी, व्हाट इज कंजम्पटिव यूज? कंजम्पटिव यूज क्या होता है? कंजम्पटिव यूज होता है कि ये कोई रिवर है। हाँ जी, हम भी यही कह रहे हैं, डेफिनेशन वाइज देखें तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए ठीक है वहां पर रखा है। चलो, तो कंजम्पटिव यूज का मतलब होता है कि आपने यहां से वाटर लिया और आप कंज्यूम कर गए और आपने वापसी यहां नहीं भेजा उस पानी को, इसका यहां पर ये वापस नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कंजम्पटिव यूज बोलेंगे। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पार्शियल कंजम्पटिव, पार्शियल कंजम्पटिव। तो याद रखिएगा, जो ग्रीनरी है ये 100% कंजम्पटिव होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीनरी जो वाटर लेती है
तो जो भी ये ट्रांसपिरेशन में यानी कि इवेपो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर यूज करेगी वो वापस सेम सिस्टम में नहीं जाता है। तो ग्रीनरीज का जो होता है वो कंजम्पटिव होता है, ना कि पार्शियल कंजम्पटिव। पार्शियल कंजम्पटिव क्या होगा कि कुछ वाटर हमने लिया, कुछ कंज्यूम किया और कुछ वापस चला गया। जैसे हम लोग घरों में हमारे जो पानी आता है वो वाटर क्या कर रहा है, मान लीजिए हमने एक रिवर से वाटर लिया 100 लीटर, उसमें से 80% क्या होता है, 80% पानी दोबारा से चला जाता है एज ए वेस्ट वाटर, 20% ही आप कंज्यूम कर रहे हो, 20% ही कंज्यूम कर रहे हो। अब आप देखो हाइड्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन में क्या होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन में क्या होता है कि हमने यहां से पानी लिया, ये टरबाइन है, टरबाइन चली और वापसी पानी वहीं पहुंच गया, तो ये नॉन कंजम्पटिव हो गया, यहां पर पानी कंज्यूम नहीं किया। हाइड्रो पावर प्लांट में, याद रखिएगा कहां पर, हाइड्रो पावर प्लांट में, यहां चला गया। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, थर्मल पावर जनरेशन में क्या होता है, हम जो वाटर लेते हैं तो यहां पर स्टीम्स के थ्रू पावर जनरेट होती है, स्टीम्स के थ्रू। तो कुछ वाटर तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बाकी दोबारा से क्या हो जाएगा, फिर से अपने सोर्स में मिल जाएगा। तो यहां पर जो थर्मल पावर है ये आपका पार्शियल कंजप्टिव है। एक्वाकल्चर, मछली पालन, मछली पालन में भी क्या होता है कि जो वाटर आपने ले लिया उस पानी को आप दोबारा तो सोर्स में मिलाओगे नहीं। ये तो है नहीं कि तालाब में मछलियां पल रही हैं तो रिवर से पानी तालाब में जा रहा है और तालाब से वापस फिर चला जा रहा है। तो यहां पर भी क्या कर दिया, एक्वाकल्चर में भी आप 100% कंज्यूम कर रहे हो। इनफैक्ट इसको भी एज ए पार्ट ऑफ, जैसे हॉर्टिकल्चर होता है, इसको भी एज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही माना जाता है। तो एक्वाकल्चर भी आंसर नहीं है। हमसे पूछा गया है पार्शियल कंज्यूमटिव, पार्शियली कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्शियली कंज्यूम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज में, डोमेस्टिक, थर्मल पावर जनरेशन, यहां पर वाटर को पार्शियली कंज्यूम किया जाएगा, इसलिए इट इज पार्शियल कंजम्पटिव। ठीक है, तो आंसर शुड बी थर्मल पावर जनरेशन। ठीक है, कंजम्पटिव वाटर यूज इज वाटर रिमूव्ड फ्रॉम अवेलेबल सप्लाईज, अवेलेबल सप्लाई से हमने वाटर को रिमूव किया विदाउट रिटर्न टू अ वाटर रिसोर्स सिस्टम, विदाउट रिटर्न टू वाटर रिसोर्स सिस्टम। For example, water used in manufacturing, agriculture, food preparation that is not returned to a stream, river or water treatment plant etc. तो ये कंजम्पटिव हो गया। ठीक है, evaporation from the surface of the earth into clouds of water in the air which then falls onto ground as rain is excluded from this model। मतलब इवोपरेशन को कंजम्पटिव में माना गया है, हालांकि इसमें से वाटर इवोपरेट होगा और दोबारा से वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम सोर्स से मिल जाएगा, बट स्टिल फिर भी हमने इसको क्या माना गया है, कंजम्पटिव में माना गया, क्योंकि यहां से पानी उड़ा, पता नहीं कहां जाके बारिश होगी। ठीक है, कहां जाके बारिश होगी पता नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कंजम्पटिव, नॉन कंजम्पटिव एंड पार्शियल कंजम्पटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ असेसमेंट लीड्स टू। अब वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ असेसमेंट, लेकिन किसका वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट हो रहा है, किसका वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट हो रहा है। तो जो वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसका असेसमेंट हो रहा है। सोचिए आपके घर पर अगर पानी का, देखो पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या है, ड्यूटी इज Q अपॉन A, है ना। वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट यूनिट एरिया। अब सोचिए आपके यहां पानी फ्री है, आपके यहां सोचिए पानी फ्री है, ठीक है, बिजली हाफ पानी माफ। ठीक, तो पानी जब आपको बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया और 24 आवर सप्लाई है, तो पानी की क्या होगी, वेस्टेज होगी। जब पानी वेस्ट होगा
तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी बताइए। पानी अगर वेस्ट होगा तो पर कैपिटा डिमांड क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। तो इससे हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी से ज्यादा पानी हमें क्या होगा, चाहिए होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब उसी तरीके से सोचो कि अगर हमने क्या कर दिया कि किसानों पर, अब हमें किसानों से क्या करना है भाई, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, माइनर इरिगेशन है, तो हमने क्या करना है, किसानों से पैसा लेना है जो कैनाल से हम लोग उनको वाटर दे रहे हैं। अब ये अब कैसे होगा, एक बड़ा किसान है जिसके पास 10 हेक्टेयर जमीन है और एक दूसरा किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, दोनों से आप सेम पैसा तो ले नहीं सकते। तो इनको किस तरीके से चार्ज करोगे, या तो एरिया वाइज करोगे, भाई 1 हेक्टेयर वाले से एक्स ले रहे हैं तो इससे कितना ले लेंगे, 10x ले लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये कहेंगे यार पानी तो मिल रहा है ना, बहाव जितनी मर्जी, जितना लॉस हो रहा है हो जाने, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने तो फ्री चार्ज देने। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सेम जमीन के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, सेम एरिया के लिए ज्यादा पानी। सेम एरिया के लिए अगर ज्यादा पानी होगा तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी बढ़ जाएगी। ड्यूटी क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी, ड्यूटी घट जाएगी। ड्यूटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड लगा देता हूं, मतलब मैं कुछ ऐसा मीटर लगा देता हूं कैनाल के आउटलेट पर कि भाई कितना पानी जा रहा है, कितना पानी जा रहा है, अगर उसको मैं मेजर कर सकूं और मान लो मैं पर क्यूमेक चार्ज करूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, किसान जो है पानी को सोच समझ के खर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि अब जितना पानी वो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसा देना पड़ रहा है। जब पानी को सोच समझ के खर्च करेंगे तो कम पानी से ज्यादा इरिगेशन हो सकता है, कम पानी से ज्यादा इरिगेशन हो सकता है, और कम पानी से अगर ज्यादा इरिगेशन होता है तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ड्यूटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हायर ड्यूटी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ असेसमेंट से ड्यूटी बढ़ जाएगी। हाँ, तो हम भी तो यही बोले ड्यूटी बढ़ जाएगी, हम कह रहे हैं, कब कह रहे हैं ड्यूटी घट जाएगी। ड्यूटी कौन से तरीके से घटेगी, जब आपने फिक्स्ड कर दिया, जब आपने फिक्स कर दिया तो ड्यूटी घट जाएगी। ठीक है, फिर हमें सेम एरिया के लिए ज्यादा पानी चाहिए होगा। कभी कभी ओवर एक्सप्लेनेशन से चीजें गड़बड़ हो जाती है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका। Which of the following IS code provides guidelines for design of sediment ejector for irrigation and power channels? है ना, अब ये एक अजीब सा, किसको याद होगा ये कोड, याद है आपको। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, आपका ए ही है, IS 6004/1980। तो एक कोड है आपके पास, यहां से देख सकते हैं, IS 6004/1980, क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ सेडिमेंट इजेक्टर फॉर इरिगेशन एंड पावर चैनल्स। ठीक है, ये आपका जो IS कोड है उसका पहला पन्ना है, पहला पन्ना है। ठीक है, IS 3860/1966 जो है, इट इज IS स्पेसिफिकेशन फॉर प्रीकास्ट सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब फॉर कैनाल लाइनिंग। ठीक है, IS 122/269/2013 ये जो है वो ऑर्डिनरी OPC सीमेंट के लिए है, 53 ग्रेड स्पेसिफिकेशन। IS 456/2000 ये पता नहीं कौन सा कोड होता है, और IS कोड नंबर 6531/1994 कैनाल हेड रेगुलेटर्स के लिए। ठीक है, तो अब अगर ये वाला कोड पूछा गया है तो अगली बार ये भी पूछ सकता है, 6531/1994, ये क्या है, कैनाल हेड रेगुलेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Blaney-Criddle equation used for calculating evapotranspiration is ideal if and only when the following data set is available for a site: air temperature, air humidity, wind wave, type of soil. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एयर टेम्परेचर। वो ड्यूटी वाले फॉर्मूले पे दिशा क्या कहते हैं, ड्यूटी वाले फॉर्मूले में मत अटके रहना, हो सकता है मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट समझाने पे ज्यादा जोर था। ठीक है, तो अभी करंट क्वेश्चन पे आ जाना। द ब्लेनी-क्रिडल इक्वेशन इज रिलेटिवली सिंपलिस्टिक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ब्लेनी-क्रिडल इक्वेशन यूज करते हैं व्हेन सफिशिएंट मेट्रोलॉजिकल डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, और जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो यहाँ पर आपके पास हम लोग देख रहे हैं, आप क्या करते हैं, टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। ठीक है, टी मीन इज द मीन डेली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टी मैक्स प्लस टी मिनिमम अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the total amount of moisture that can be retained in a waste sample subjected to downward pull of gravity। तो अगर कोई सॉइल सैंपल है तो ग्रेविटी क्या करेगी, वाटर को नीचे की ओर पुल करने की कोशिश करेगी। तो इस ग्रेविटी क्या कहें, जितना मॉइस्चर रिटेन हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एयर, तो पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द वाटर कंटेंट ऑफ एयर। पानी के अंदर, एयर के अंदर कितना वाटर है वो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। मेरे ख्याल से स्क्रीन शायद लेफ्ट से कटा हुआ आ रहा होगा, मे बी ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। इन अदर वर्ड द मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाई द मास ऑफ ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर की टर्म्स में भी होता है। ठीक है, ये हो जाता है ना। यहां पर देखते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर, द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर इज जनरली इनविजिबल टू द ह्यूमन आई। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइक्लीहुड फॉर प्रेसिपिटेशन, ड्यू और फॉग एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 प्राइमरी मेजरमेंट्स ऑफ ह्यूमिडिटी आर वाइडली एम्प्लॉयड। 3 तरह के हमारे पास ह्यूमिडिटी मेजरमेंट होते हैं। पहला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। 3 तरह की ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्पेसिफिक, ठीक है। What is absolute humidity is expressed as either mass of water vapor per volume of moist air in grams per cubic meter or as mass of water vapor per mass of dry air, usually in grams per kilogram। ठीक है, तो हमें क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन है तो पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर पर वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर या मास ऑफ वाटर वेपर पर मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, ये यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये एयर पार्सल है, ये क्या है, एयर पार्सल, और इसके अंदर क्या है, ये वाटर वेपर्स हैं। ये वाटर वेपर्स हैं। ठीक, अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, देखिए। तो इस समय मान लीजिए इस समय हमारे पास जो एयर थी वो 1 मीटर क्यूब थी, और 1 मीटर क्यूब एयर में मान लीजिए 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम वाटर था। तो मैं इस समय क्या कहूंगा, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी AH,
वो कितनी हो जाएगी 100 ग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, ये एयर है, एयर पॉकेट के अंदर हमारे पास कुछ वाटर है, मैंने कहा 1 मीटर क्यूब एयर में 100 ग्राम पानी है, तो मेरी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी वो होगी 100 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक बात बताओ, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा, जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जहां पहले इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था, अब इसका वॉल्यूम हो गया 2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो गया, 2 मीटर क्यूब। अब जब ये एयर पार्सल जब एक्सपेंड कर रहा है तो साथ ही साथ ये वाटर वेपर भी इसके अंदर एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि ये भी एयर फेज में है। तो जहां पहले 1 मीटर क्यूब में अगर 100 ग्राम पानी था, अब 2 मीटर क्यूब में 100 ग्राम पानी है। समझ रहे हैं, पहले सेम वाटर किस में था, 1 मीटर क्यूब में, अब जब ये एक्सपेंड कर गया तो सेम पानी कितने में है, 2 मीटर क्यूब में। पानी की क्वांटिटी तो चेंज हुई नहीं होगी, तो 2 मीटर क्यूब में कितना पानी है, 100 ग्राम, तो अब 1 मीटर क्यूब में कितना हो गया, 50 ग्राम। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या कर गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो जब ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड्स। क्लियर हो गया। क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। अब इसके अलावा दो तरह की ह्यूमिडिटी और है आपके पास। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, इंडिकेट्स अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिलेटिव टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसी सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर मैक्सिमम कितना वेपर्स हो सकती हैं और अभी कितनी है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर मास टू टोटल मॉइस्ट एयर पार्सल मास। जब ये मास का रेशियो हो जाएगा देन आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा, क्योंकि मास अल्टीमेटली दोनों का क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है। Now, variation in absolute humidity. The moisture content of air masses are basically related to their regions of origin. Though a deep layer within an air mass, the absolute humidity, like the temperature, usually decreases with height. सर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज, अरे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा बेटा। कहाँ हो, हमने कहा ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज करता है, ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज करता है। जब प्रेशर डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। हमने वॉल्यूम बढ़ाया ना, 1 मीटर क्यूब को 2 मीटर क्यूब कर दिया। ये पढ़ा था बचपन में, पीबी बराबर एनआरटी, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स और चार्ल्स का नियम, पीबी बराबर एनआरटी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली रिलेशन, सॉरी इनवर्स, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P2 V2 है ना, पढ़ा है ना हमने। नाउ कमांड एरिया विच इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेबल एंड अनकल्टीवेबल एरिया, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया में दोनों आ जाएंगे। कमांड एरिया मतलब जहां तक पानी किसी नहर के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस, प्लेसेस हैविंग हाई ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, ऐसे केस में ना पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, तो फिर ऑप्शंस को पढ़ने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन कह रहा था सिस्टम ऑफ सब सरफेस इरिगेशन कैन बी एम्प्लॉयड यूजफुली अंडर द कंडीशन। तो सब सरफेस इरिगेशन को ध्यान में रखते हुए हमने ऑप्शन पढ़ने। पहला है प्लेसेस हैविंग हाई ग्राउंड वाटर टेबल। यार जहां पर हाई ग्राउंड वाटर टेबल होगा वहां पर सब सरफेस इरिगेशन करेंगे क्या, सब सरफेस इरिगेशन वहां करते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। लेकिन वाटर टेबल अगर हाई है तो पानी इजिली अवेलेबल है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। और पहला जैसे ही गलत हो गया, आंसर हमारे पास आ गया बी। बाकी दोनों ऑप्शन पढ़े बट फिर भी पढ़ लेते हैं। प्लेसेस हैविंग इम्परवियस सॉइल्स अकरिंग एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर टू 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से बहुत नीचे ही, मतलब शैलो डेप्थ पर ही इम्परवियस लेयर आ गई, मतलब ग्राउंड वाटर इजिली अवेलेबल नहीं है। दूसरा है प्लेसेस विद मॉडरेट लैंड स्लोप,
लैंड स्लोप बहुत ज्यादा होगा तो भी क्या हो जाएगा कि पानी जो है वो मिट्टी में रुकेगा नहीं, तो वहां पर क्या बेहतर रहेगा कि आप सब सर्फेस इरिगेशन प्रोवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशर्ते ग्राउंड टोपोग्राफी ऐसी हो कि वहां पर आप पाइपलाइन बिछा सको। द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड ऑफ ईदर इन द लिक्विड स्टेट और इन द फ्रोजन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2.5%। एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस थर्मोडायनेमिक प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब हैबिट एक तरह से, अ सब्सटेंस थर्मोडायनेमिक प्रोपेंसिटी टू एस्केप फ्रॉम वन एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट टू अनदर इज टर्म्ड एज। एनवायरमेंटल कंपार्टमेंट मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से एनवायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी थी, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर, इसको हम बोलते हैं फ्यूगैसिटी। क्या बोलते हैं? फ्यूगैसिटी। ठीक, जैसे वाटर है तो वाटर क्या है, जो लिक्विड फॉर्म में है वो एक अलग आपके पास कंडीशन हो गई, वेपर फेज में है वो एक अलग कंडीशन हो गई, तो उस सब के सेंस में है, ठीक। समटाइम्स इसको केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है, जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे वो पानी के अंदर है, ठीक है, वाटर से वो किस में चले गए, सॉइल में चले गए, सॉइल से किस में आ गए, प्लांट्स के अंदर आ गए, प्लांट्स के अंदर से फिर क्या आ गए, हमारी बॉडी के अंदर आ गए, वहां भी इसको क्या करते हैं, यूज किया जाता है, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी एंड फ्यूगैसिटी were used to describe the toxic effect concentration of petroleum hydrocarbons across a range of PSC and PSC mixture in different media, water, sediment, soil, lipid। तो ये सारे क्या है, एनवायरमेंट के पार्ट है। और एस्केप वेलोसिटी, तो वैसे भी एस्केप वेलोसिटी आप जानते हैं, देखो एस्केप वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकता, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। एस्केप वेलोसिटी गलत है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंके तो वापस अर्थ पे ना आए, स्पेस में चला जाए। डिसॉल्विंग रेशो नहीं हो सकता, क्योंकि डिसॉल्विंग रेशो क्या होगा, ये सॉल्यूशन के सेंस में, सॉल्यूशन किसी सॉल्यूट को हमने किसी सॉल्वेंट में घोल रखा है। डिस्पर्जन कोफिशिएंट क्या होता है कि कोई सब्सटेंस कितना डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है मतलब एक तरह से फैल रहा है। जैसे कोई परफ्यूम की बोतल को ओपन करेंगे तो परफ्यूम क्या होगा, पूरे रूम में डिस्पर्स कर जाएगा। जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर जो आपका डिस्पर्स फेज होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स कर जाएगी पूरे मीडियम में। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सी भी गलत हो जाएगा। तो जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, बी। तो ऐसे में जो अगर हमें नहीं भी आते होते हैं तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज एस्टिमेटेड अराउंड, ठीक है, अर्थ पर वॉल्यूम की टर्म में तो कितना वाटर है? लेकिन तो चुगली करने आ गए हैं गलत बात है, शिकायत करने आ गए।
तो 1.386 बिलियन क्यूबिक मीटर क्यूब, 1.386 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हाउ मच ऑफ द अर्थ इज वाटर बाय वॉल्यूम? द आंसर इज 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, available moisture in soil can be computed as? available moisture क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। अभी फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी हेल्ड बाय सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। इट इज द अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर और द वाटर कंटेंट अवेलेबल टू द प्लांट्स। तो ये मान लीजिए यहाँ क्या, ये आपका क्या है, फील्ड कैपेसिटी। और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या है? इट इज द वाटर कंटेंट इन अ सॉइल व्हेन प्लांट्स बिकम परमानेंटली बिल्टेड। परमानेंटली जो पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे। अभी तो पौधे मुरझाते हैं, आप पानी डाल देते हो वो ठीक हो जाते हैं, जब परमानेंटली खत्म। दिस वैल्यू इज 2% फॉर सैंड सॉइल एंड 30% फॉर क्ले सॉइल। तो ये आपका क्या हो गया, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, PWP। तो इन दोनों के बीच का जो वाटर ये जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अवेलेबल मॉइस्चर हो जाएगा, अवेलेबल मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in drip irrigation system which one of the following emitters is not based on definition by American Society of Agricultural Engineer? अब अमेरिका तो अपन गई नहीं, अपन इंडिया वाले तो मान लेते हैं, कुछ जानकर चलो कुछ मानकर चलो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है पल्सेटिंग एमीटर। पल्सेटिंग एमीटर में क्या होता है, जो डिस्चार्ज आता है वो पल्सेस की फॉर्म में आता है, रुक रुक कर डिस्चार्ज आता है। ठीक है, इस तरह के एमीटर जो है वो यूज नहीं करता है, तो इसको मानकर चलेंगे। बाकी इसके अलावा जो और दूसरे एमीटर्स हैं वो है आपके पास लॉन्ग पाथ एमीटर, मल्टी आउटलेट एमीटर, सिंपल एमीटर, नोजल टाइप एमीटर, लीकिंग लेटरल टाइप एमीटर। ठीक है, बट पल्सेटिंग टाइप का कोई एमीटर नहीं है, तो इसी को हम लोग आंसर मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tube well having a capacity of 4 meter cube per hour operates for 20 hours। एक ट्यूब वेल से क्या है, 4 मीटर क्यूब पर आवर पानी जो है वो मिल सकता है, और कितने आवर के लिए, 20 आवर्स के लिए, 20 आवर्स के लिए। ईच डे ड्यूरिंग द इरिगेशन सीजन हाउ मच एरिया कैन बी कमांडेड if the irrigation interval is 20 days? A tube well having a capacity of 4 meter cube per hour operates for 20 hours each day। ठीक है, ड्यूरिंग द इरिगेशन सीजन हाउ मच एरिया कैन बी कमांडेड, द इरिगेशन इंटरवल इज 20 days एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज 7 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस को आप, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो, यूनिट से कर सकते हो, यूनिट से। क्वेश्चन पढ़ के सही लग रहा है, क्वेश्चन पढ़कर सही लग रहा है? यार इरिगेशन इंटरवल दिया, इरिगेशन इंटरवल का तो मतलब है कि हर 20 दिन बाद, हर 20 दिन बाद जो है वो इरिगेशन किया जाएगा। तो अगर टोटल टाइम होता तो मैं उसको 20 से डिवाइड करके मान लेता कि इतने दिन हमने इरिगेशन किया। भाई आज हमने पानी दिया ट्यूबवेल से, फिर अब 20 दिन बाद देंगे, तो ये तो इरिगेशन इंटरवल दिया हुआ है। ये तो क्या दिया हुआ है, इरिगेशन इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक दिन में कितना पानी दिया जाएगा, 4 × 20 मीटर क्यूब, और इजिकल्स टू एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया आपसे पूछा हुआ है, और डेल्टा आपके पास सेंटीमीटर में है, तो डेल्टा बाई 100 कर दो, 7 सेंटीमीटर।
तो यहां से आएगा आपके पास 1142.857 मीटर स्क्वायर, दैट इज 1.14 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या मानकर चलेंगे, आप मानकर चलेंगे कि बेसिकली ये जो 20 डेज दिया हुआ है इसका मतलब है कि 20 दिन के लिए हमने ट्यूबवेल को यूज किया है। हमने कितने दिन के लिए यूज किया है? 20 डेज के लिए। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें कितना मिल जाएगा? तो उसके हिसाब से फिर आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आंसर डी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो कई बार ऐसा होगा सवाल पढ़कर लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होगी, बट आपको अपनी तरफ से उसको समझ के क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसको हम ये मान के चलेंगे कि बेसिकली 20 डेज तक वाटर सप्लाई आपने की है, 20 दिन वाटर सप्लाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट वाटर सेविंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज, हाईएस्ट वाटर सेविंग मेथड क्या हो जाएगा आपके पास? तो ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। अगेन अब आप कहेंगे अगेन कि सर वाई नॉट सब सरफेस। देखो एक वजह और होती है सब सरफेस की, ड्रिप इरिगेशन जो है वो बिल्कुल एक उन्होंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है। ड्रिप इरिगेशन क्या हो गया, बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। सब सरफेस के अंदर ये कैटेगरी भी आती है कि एक ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में हमने क्या कर दिया, परफोरेशंस दे दिए। अब देखिएगा जो प्लांट है वो इधर है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला। इस तरह से हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे यार, इन पौधों को ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब सरफेस में तो क्या आ गया कि ग्राउंड के अंदर परफोरेटेड पाइप से भी हम लोग वाटर दे सकते हैं, लेकिन यहां से जो वाटर जा रहा होगा वो डायरेक्टली इनकी रूट्स में नहीं जाएगा, मतलब रूट्स तक भी मॉइस्चर पहुंचेगा, बट साथ ही साथ थोड़ा बहुत नीचे परकोलेट कर सकता है, इधर उधर भी जा सकता है, राइट। तो सब सरफेस में एक ऐसा भी सिस्टम होगा कि जहां पर क्या होगा कि हर प्लांट के लिए प्रॉपर आपने ड्रॉपलेट सिस्टम नहीं कर रखा है, आपने एक अंडरग्राउंड पानी बिछा दिया और पाइप बिछा दिया, उसमें परफोरेशन है, तो इसके थ्रू पानी क्या होगा, बाहर की ओर सीपेज हो जाएगी, तो बस होगा कि पानी जो वो ग्राउंड के नीचे जा रहा है। मैं यही बोलने वाला था, आप यही कहोगे कि सर के पौधे और बालक दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। मैं यही बोलने वाला था। ठीक है। ये ऐसे सही रहता, इसको ना ऐसे घुमा के इस तरह से घुमाना चाहिए था, इस तरह से करते तो शायद थोड़े से सही लग जाते। चलो टाइम कम है, नहीं तो पौधे लगाने में इनकी कटाई का समय ना हो जाए। अब सही है। चलो वैसे भी समय समाप्ति की ओर है। ठीक है। अब ध्यान दो,
ठीक है, तो इस तरह ये भी सब सरफेस इरिगेशन है, लेकिन वाटर केवल प्लांट्स की रूट्स में जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी इधर उधर भी सीपेज हो सकती है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा, जो वाटर की ड्रॉप जाएगी तो यहां से और भी पाइप्स होंगे जहां से पानी सीधे क्या जाएगा, केवल इस प्लांट्स की रूट को मिलेगा। ठीक है, यहां यहां मिलेगा। एक सेकेंड और यार, आज आज दिलीप का काम ध्रुव ने कर दिया। आज ध्रुव ने 3-4 मिनट पहले कॉल कर दिया कि खाना खाने आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप? कौन सी कैश क्रॉप नहीं है? कॉटन, ग्राउंडनट, कॉफी या राइस? राइस। तो कैश क्रॉप की डेफिनेशन ये कि जिसका आप एक तरह से डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उसकी पहले प्रोसेसिंग होगी, या मेनली वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ना करके सीधे जो है वो बेचने के लिए लगाया जाता है कि भाई कॉटन है तो उसे बेचेंगे, कॉफी को बेचेंगे, ग्राउंडनट को बेचेंगे। ठीक है, चावल गेहूं क्या है, इसमें से आदमी अगर उगाता भी है तो कुछ अपने घर के लिए रख लेगा और बाकी क्या कर देगा, बेच देगा। आप कहोगे सर मूंगफली भी रख सकता है ऐसे तो ठीक है, और मूंगफली पेट भर के नहीं खाता ना आदमी, तो बस नहीं। हालांकि जब मैं इसको सर्च कर रहा था और थोड़ा डिटेल में, तो कैश क्रॉप और प्रॉफिट क्रॉप इज एन एग्रीकल्चर क्रॉप विच इज ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट। ठीक है ये। अब लेकिन जब मैं इसमें थोड़ा सा फर्दर मैंने आगे देखा तो कुछ जगह पर राइस और व्हीट को भी कैश क्रॉप, ये है ना लिस्ट ऑफ कैश क्रॉप्स इन इंडिया, तो राइस और व्हीट को भी यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और जगह पे भी लिखा हुआ है। Food crops such as rice, wheat and corn are also grown as cash crops to meet the global food demand. ठीक है, तो यहां पर इनको भी लिखा हुआ, लेकिन आपने अपनी डेफिनेशन पर स्टिक रहना है। ठीक है, बाकी आप जानते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि कैश क्रॉप में आपको किसको टिक करना है और किसको टिक नहीं करना। बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब गूगल वगैरह करेंगे तो आपको इस तरह से भी दिखेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक काम करेंगे, एसएससी जेई वालों से बात करने के लिए कल दिन में या किसी समय पर। हाँ, इसीलिए इसीलिए बोला है कि इसीलिए राइस वगैरह को हमने उनको सेलेक्ट नहीं करना है, कि कुछ लोग खाने भर का उगाते हैं और कुछ लोग बेचने के लिए ही उगाते हैं। कुछ लोगों के बड़े बड़े फार्म होते हैं, उनको पता है कि इसे हमें सेल ही करना है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, जब कॉमर्शियली लार्ज स्केल पे किया जाए तब बिल्कुल सही बात। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फरो इरिगेशन द डेप्थ ऑफ फरोज फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज केप्ट। क्या आंसर होगा इसका? यूपीपीएसएल में तो इसमें भी मिली जुली प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले तो फरो मेथड आप लोग जानते हैं भाई, ये आ गए आपके पौधे, चलो हम है ना, तो ये जो इनको, ये आपके पास फरो है। ठीक, तो इसकी जो ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ है, ये डेप्थ बतानी है कितनी है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर ये जो डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है और विड्थ दी हुई है 10 to 15 सेंटीमीटर। ये किसके लिए? आपके पास सैंडी सॉइल के लिए, डीप नैरो फरो ऑन अ सैंडी सॉइल। यहाँ पर वाइड है। अब जरा इसको पढ़ते हैं। Depth and width of irrigation furrows according to depth, volume of filling and consequently hydraulic features. Furrows are broken down into shallow, medium depth and deep ones. Shallow furrows are 10 to 15 centimeter deep, 30 to 30 centimeter wide on top. Medium depth furrows are 15 to 20 centimeter deep and 40 to 45 centimeter wide on top. And deep furrows are 20 to 30 centimeter deep,
एंड 50 to 60 सेंटीमीटर वाइड ऑन टॉप। इसका मतलब क्या हो गया कि सवाल ही गलत है, 10 से लेकर 13 तक हो सकता है। आंसर क्या, मतलब बेसिकली क्वेश्चन में क्या एक ऑप्शन होना चाहिए था, 10 to 30 होना चाहिए था, ठीक है, 10 to 30। तो आप क्या कर देंगे, डी पर टिक कर देंगे, क्योंकि जनरली 20 की रेंज में आ जाएगा, 20 कॉमन आ रहा है, ठीक। Now shallow furrows are used for crops with narrow row spacing and for band sowing. They pass through the plowing horizon, so called as horizon, etc. Medium depth furrows which are trench with a row spacing of, यहाँ पर देखना स्पेसिंग भी दे दिया, स्पेसिंग भी पूछेगा तो अगली बार बता दोगे, 62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कोई और अच्छा कोई सोर्स मिल जाए तो वहां से कर लीजिएगा, या फिर इसकी डेप्थ डिफाइन करनी चाहिए थी। 10 to 20 सेंटीमीटर माना है यूपीपीसीएल ने। दिलीप कह रहे हैं तो आप 10 to 20 कर लो। अगर यूपीपीसीएल ने 10 to 20 सेंटीमीटर माना है तो इसको मान लो। हालांकि यूथ ने जो इसका आंसर दिया है, इनके आंसर वैसे इन पर ज्यादा रिलाई नहीं करते, बट इन्होंने डी दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने भी डी दिया हुआ है आंसर, और वहां से मैच भी कर रहा था इसने। लेकिन एक बात यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, फॉर सॉइल ऑफ लो परमेबिलिटी द डेप्थ ऑफ फरोज मे वरी फ्रॉम 20 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब यार वही है, कौन क्या मानना है इस पर हम कह नहीं सकते, मैंने तो आपको बता दिया है कि यहां से ये रेंज जो है वो इसकी होती है। कल सर्वेइंग कर लेंगे। तो आज दो क्वेश्चन आपके ये फिर डाउटफुल वाले रह गए, एक ये वाला और एक आपका कौन सा, ब्रेकिश वाटर वाला, ठीक है। कभी फर्दर और किसी सेशन में देखेंगे इनको, क्योंकि यार पता है क्या, एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करना होता है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इनमें कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होता तो अपनी तरफ से करवा भी देते। और ये जनरली आप देखेंगे बुक में भी नहीं मिलेगा, आप बुक उठा लो, आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लो, उसमें नहीं होता ये सब चीजें। हाँ ठीक है, जनरली बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो मीडियम वाला है वो सभी के लिए हो जाएगा, तो इसने 10 to 20 सेंटीमीटर लगा दो कि दोनों मीडियम रेंज में आ जाएगा, ठीक है, मीडियम रेंज ज्यादातर, ठीक है, कॉमनली यूज्ड। जबकि दूसरा क्या है, वो केवल जहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट है ज्यादा है वहां पर। और एक चीज और आपके फेवर में जा सकती है, सी ऑप्शन के फेवर में एक चीज और जा सकती है, वो ये, अगर आप सी ऑप्शन लगाना चाहते हो तो एक चीज और आपके फेवर में जा सकती है कि डीप फरोज के बारे में लिखा है, सच फरोज हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फिलिंग बट पुअर वाटर यील्ड, पुअर यील्ड, ठीक है। तो इसलिए भी कह सकते हो कि आप 20 to 30 वाला कम यूज करेंगे, आप 10 to 20 वाला कर दो, ठीक है। और ये डायग्राम भी जो दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये जो डेप्थ है आप देख सकते हो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और यहाँ से अगर ये ग्राउंड ये मान ले तो ये 20 सेंट, ये भी उसी रेंज में आ रहा है, जो डायग्राम हमें दिया हुआ है इसमें भी यहाँ पर दिख रहा है ये 15 सेंटीमीटर, इससे भी कर सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका सी आंसर ही डन करो। और दिलीप कह रहे हैं इन्होंने देखा होगा यूपीपीसीएल की आंसर की, तो उसमें भी अगर दिया है तो उसी को कर लेते हैं, ठीक है। कल सर्वे कर लेते हैं, ठीक है, कल सर्वे कर